चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं सेलुलर एजिंग। देखो सेलुलर एजिंग का मतलब होता है सेल का ओल्ड हो जाना। ठीक है, चलिए अब देखो हम देखते हैं कोजेज ऑफ सेलुलर एजिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 कोजेज होते हैं सेलुलर एजिंग के। पहला फ्री रेडिकल इंजरी। देखो अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल इंक्रीज कर जाएंगे तो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, आपके न्यूक्लियस को डैमेज करेंगे, आपकी गोल्जी बॉडीज को डैमेज करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेंगे। ठीक है, अगर एक सेल के अंदर इतना सारा डैमेज हो जाएगा तो वो सेल एजिंग की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब वो सेल एजिंग कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्री रेडिकल इंजरी कोज करती है सेलुलर एजिंग। दूसरा है टीलोमेयर शॉर्टनिंग। देखो जैसे जैसे सेल डिवीजन करता है वैसे वैसे टीलोमेयर की लेंथ शॉर्टन होने लगती है। ठीक है, और वैसे वैसे सेल एजिंग की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए तीसरा है इंसुलिन रेसिस्टेंस। देखो अगर कोई भी सेल इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा तो उसके अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर जाएगा तो सेलुलर एजिंग हो जाएगी। ठीक है, चौथी चीज डीएनए रिपेयर डिफेक्ट। देखो कोई भी नॉर्मल सेल है उसके अंदर क्या होता रहता है ना, डीएनए डैमेज होता रहता है और फिर वो बात को डीएनए रिपेयर भी होता रहता है। ठीक है, मतलब डीएनए डैमेज हुआ, हमने उस डीएनए डैमेज को रिपेयर कर दिया। लेकिन मान लो किसी वजह से डीएनए तो डैमेज हो गया लेकिन हम रिपेयर नहीं कर पाए तो वो सेल भी एजिंग कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 4 कोजेज हैं सेलुलर एजिंग के। पहला फ्री रेडिकल इंजरी, दूसरा टीलोमेयर शॉर्टनिंग, तीसरा इंसुलिन रेसिस्टेंस, चौथा डीएनए रिपेयर डिफेक्ट। ठीक है, और ध्यान रखना मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेलुलर एजिंग होता है फ्री रेडिकल इंजरी। ठीक है, चलिए अब देखो फ्री रेडिकल इंजरी कोजेज एजिंग देखते हैं। देखो अगर बॉडी में फ्री रेडिकल इंक्रीज कर जाएंगे तो ये फ्री रेडिकल डैमेज करेंगे किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, गोल्जी बॉडीज को। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगी सेलुलर एजिंग। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। और ध्यान रखना फ्री रेडिकल इंजरी इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेलुलर एजिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो टीलोमेयर को देख लेते हैं। जो टीलोमेयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द टर्मिनल ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, देखो ये क्रोमोसोम है तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है टर्मिनल पर ये आपके टीलोमेयर है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो ये जो टीलोमेयर है इसका सीक्वेंस होता है टी 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 ए जी जी जी। ये याद करना है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो जो टीलोमेयर होता है वो टर्मिनल ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है और एक टीलोमेयर का सीक्वेंस क्या होता है टी टी ए जी जी जी। ठीक है, चलिए अब देखो नोट पॉइंट देखो विथ ईच सेल डिवीजन टीलोमेयर शॉर्टन जिसकी वजह से हो जाती है एजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है और ये जो येलो कलर का है ये आपका टीलोमेयर है। अब इस क्रोमोसोम ने सेल डिवीजन की। ठीक है, मतलब डिवीजन की तो क्या हुआ, ये जो टीलोमेयर है ये देखो शॉर्टन हो गया, यहाँ पर ज़्यादा टीलोमेयर है यहाँ पर कम है। फिर इसने और ज़्यादा सेल डिवीजन की तो देखो टीलोमेयर और ज़्यादा शॉर्टन हो गया। फिर इसने और सेल डिवीजन की तो देखो टीलोमेयर शॉर्टन हो गया। मतलब विथ ईच सेल डिवीजन टीलोमेयर शॉर्टन जिसकी वजह से सेलुलर एजिंग होती है। ठीक है, चलिए अब देखो ये ग्राफ देख लो। देखो वाई एक्सिस पर लिया है हमने टीलोमेयर की लेंथ को, एक्स एक्सिस पर लिया है हमने सेल डिवीजन को। ठीक है, देखो पहले देखो जर्म सेल के केस में, देखो जर्म सेल के केस में जैसे जैसे हम सेल डिवीजन कर रहे हैं वैसे वैसे टीलोमेयर की लेंथ कांस्टेंट है। मतलब अगर जर्म सेल है आपका तो उसकी टीलोमेयर की लेंथ कांस्टेंट रहती है चाहे आप कितना भी सेल डिवीजन करो। ठीक है, लेकिन अगर स्टेम सेल है या सोमेटिक सेल है तो अगर आप सेल डिवीजन करोगे तो टीलोमेयर की लेंथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, और देखो तीसरी चीज ये है, देखो जैसे जैसे आप सेल डिवीजन कर रहे हो ऐसे ऐसे इसकी टीलोमेयर की लेंथ इंक्रीज कर रही है। ये एबनॉर्मल कंडीशन है, मतलब ये कैंसर सेल्स की कंडीशन है। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखना जर्म सेल के केस में अगर आप सेल डिवीजन करोगे तो टीलोमेयर की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। दूसरी चीज स्टेम सेल्स हो या सोमेटिक सेल्स हो या और भी कोई बॉडी के सेल्स हो तो उनकी टीलोमेयर की लेंथ डिक्रीज करेगी जैसे जैसे आप सेल डिवीजन करोगे। लेकिन एक एबनॉर्मल कंडीशन मतलब कैंसर सेल्स के केस में जैसे जैसे आप सेल डिवीजन करोगे इनकी जो टीलोमेयर लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, चलिए
अब देखो, मैक्सिमम टीलोमेयर एक्टिविटी प्रेजेंट होती है जर्म सेल्स में, और कैंसर सेल्स में जो होती है ना वो इंक्रीज टीलोमेरेज एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, देखो कैंसर सेल्स में सेल डिवीजन के साथ टीलोमेयर की लेंथ इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि कैंसर सेल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने टीलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, चलिए समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखते हैं हेफिलिक लिमिट। कुछ नहीं, हेफिलिक लिमिट होती है 50 to 60 सेल डिवीजन। देखो एक सेल है, ठीक है, वो कितनी बार सेल डिवीजन कर सकता है उसको आप कहोगे हेफिलिक लिमिट। ठीक है, तो ध्यान रखना एक नॉर्मल सेल लगभग 50 to 60 टाइम्स सेल डिवीजन कर सकता है, उसके बाद ये डाई कर जाएगा। डाई इसलिए कर जाएगा क्योंकि विथ ईच सेल डिवीजन टीलोमेयर लेंथ डिक्रीज। तो 50 to 60 सेल डिवीजन के बाद ऑलमोस्ट टीलोमेयर खत्म हो जाता है, इसलिए सेलुलर एजिंग हो जाती है और सेल डाई हो जाता है। ठीक है, फिलहाल ये एमसीक्यू पॉइंट है कि हेफिलिक लिमिट आपकी 50 to 60 सेल डिवीजन होती है। ठीक है, चलिए देखो हाउ टू इंक्रीज लाइफ स्पैन। ठीक है, अब अगर हम अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना होगा वो देखते हैं। ठीक है, देखो बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन्स प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन सर्टेन्स प्रोटीन्स को बढ़ा दिया तो ये एंटी एजिंग होते हैं, मतलब ये एजिंग को रोक सकते हैं। समझ में आया? तो अगर किसी भी तरह से आपने सर्टेन्स प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो ये एजिंग को डिक्रीज कर देंगे या स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा सर्टेन्स प्रोटीन होते हैं उतनी ही कम एजिंग होती है, और जितने कम सर्टेन्स प्रोटीन होते हैं उतनी ही ज़्यादा एजिंग होती है। इसलिए कुछ लोग 30 की उम्र में भी बहुत बुरे लगने लगते हैं क्योंकि उनके पास सर्टेन्स प्रोटीन्स कम होते हैं, जबकि कुछ लोग 50-60 की उम्र में भी बहुत यंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सर्टेन्स प्रोटीन्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो रोल्स, चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन्स। ठीक है, देखो सर्टेन्स प्रोटीन आपके लाइफ स्पैन को किस तरह से बढ़ाते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो पहली चीज़ ये फ्री रेडिकल इंजरी को डिक्रीज कर देते हैं। अब सोचो अगर सेल में फ्री रेडिकल इंजरी ही डिक्रीज हो जाएगी तो सेलुलर एजिंग भी तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वहीं ये एपोप्टोसिस को भी डिक्रीज कर देते हैं। सोचो एक बॉडी में सेल्स एपोप्टोसिस नहीं करेंगे तो सेल डाई भी नहीं करेंगे, अगर सेल डाई नहीं करेंगे तो इंसान यंग रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरी चीज़ प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देखो कोई भी सेल है अगर उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, मतलब प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग है, प्रॉपर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, तो वो तो यंग रहेगा ना। ठीक है, वहीं देखो सर्टेन्स प्रोटीन क्या कर रहे हैं, आपके प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग कर रहे हैं, तो सेल तो यंग ही रहेगा ना। ठीक है, चलिए अब चौथी चीज़ इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल यंग रहता है। ठीक है, वहीं पांचवी चीज़ ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं। ध्यान रखना ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहे हैं सर्टेन्स प्रोटीन, जबकि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर रहे हैं सर्टेन्स प्रोटीन। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें करते हैं आपके सर्टेन्स प्रोटीन, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखो हाउ टू इंक्रीज सर्टेन्स। ठीक है, देखो हम अपने लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना था तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्टेन्स प्रोटीन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब सर्टेन्स प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन को किस तरह से बढ़ाएंगे वो देखते हैं। देखो पहली चीज कैलोरी डेफिसिट, जितना आप कम खाओगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में सर्टेन्स प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप रेड वाइन का कंजप्शन करोगे उतने ही ज्यादा आपके बॉडी में सर्टेन्स प्रोटीन मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना रेड वाइन का कंजप्शन करना है इन स्मॉल अमाउंट, ऐसा नहीं है कि आप भर भर कर रेड वाइन पी रहे हैं क्योंकि भैया हमें जवान दिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो कैलोरी डेफिसिट, वैसे भी आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो कैलोरी डेफिसिट तो चल ही रहा है। ठीक है, और दूसरा है रेड वाइन कंजप्शन, लेकिन रेड वाइन कंजप्शन करना है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हैं जो आपके सर्टेन्स प्रोटीन को इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर एजिंग क्या होती है, मतलब वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाना।
ठीक है। चलिए देखो, एक सिंड्रोम होता है वर्नर सिंड्रोम। वर्नर सिंड्रोम किस वजह से होता है वो देखो, ये होता है डिफेक्ट इन डीएनए हेलिकेज। मतलब अगर डीएनए हेलिकेज एंजाइम में डिफेक्ट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा वर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और ध्यान रखना है PYQ है, ठीक। चलिए, और ध्यान रखना एक होता है वर्मर सिंड्रोम, यहां पर देखो वर्मर M आ रहा है, तो ध्यान रखना वर्नर सिंड्रोम अलग चीज है, ये प्रीमेच्योर एजिंग है, वर्मर सिंड्रोम अलग है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।